हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है आज के सेशन में। मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है और मैं आज आपकी क्लास में हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट 2 कवर करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं कंप्लीट करने वाला हूं कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद मैं करवाने वाला हूं कुछ प्रैक्टिस। पिछले सेशन के अंदर तो मैंने कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस कराई थी। अब इस वाली क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट्स पहले फटाफट रिवाइज करा दूंगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और टाइम वेस्ट करे बगैर तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट्स होगा पहले, फटाफट हम लोग जो रह गया वो खत्म करते हैं और उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको ये टेलीग्राम ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना होगा। उसका लिंक जो है वो मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। 23(5) है हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी, मेरे पास बहुत सारी हाउस प्रॉपर्टीज हैं और मैं ये बोलता हूं गवर्नमेंट को कि ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, मैं प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम करता हूं, तो ऐसे केस में हाउस प्रॉपर्टी को आपकी एनुअल वैल्यू 0 रहेगी। कितने साल तक? 2 साल तक। जब घर कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, उसके बाद तक 2 साल तक ये स्टॉक इन ट्रेड 0 माना जाएगा एनुअल वैल्यू। बट उसके बाद 23(4) लगा देंगे हम आपके ऊपर। इसीलिए तो जो बिल्डर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट ही नहीं करते जब तक घर बिकता नहीं, तो तब तक वो 90% कंस्ट्रक्शन करके छोड़ देते। क्योंकि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, कंस्ट्रक्शन हो गई और उसके बाद से 2 साल का पीरियड होगा, 2 साल तक तो तुम्हारी इनकम 0 मानेंगे उसकी एनुअल वैल्यू, बट उसके बाद सेक्शन 23(4) लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 25A, जो कि बात करता है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव। अगर अनरियलाइज्ड रेंट जो पुराने सालों में डिडक्शन मिली थी, अगर वो रिकवर हो जाता है तो वो अनरियलाइज्ड रेंट आपको टैक्सेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर पिछले सालों का कोई रेंट रिवाइज हुआ रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, तो जो पिछले सालों के एरियर्स अगर इस साल में मिलते हैं तो जिस साल में मिले उस साल में क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे आफ्टर गेटिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% फ्रॉम इट। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 26 में, जो कि है को-ओनर्स। को-ओनर्स के केस में 2 पोर्शंस में आप इनकम फाइंड आउट करो। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन को अलग कर दो, लेट आउट पोर्शन को अलग कर दो। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए इनकम निकाल रहे हो को-ओनर्स की, तो शुरुआत में क्या एनुअल वैल्यू तो 0 ही होती है। शुरुआत से उनकी इनकम्स सेपरेटली ही कैलकुलेट करो। क्या ये बात समझ में आई? यानी जो लिमिट है ना, लिमिट इंटरेस्ट ऑन लोन की, वो सबको मिल जाएगी सेपरेटली अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। बट अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इसके अंदर क्या करो, पहले एक मानकर इनकम फाइंड आउट कर लो। जो इनकम आएगी उसको डिवाइड कर दो रेशियो ऑफ ओनरशिप में। जितनी ओनरशिप रेशियो है उसी ओनरशिप रेशियो में डिवाइड कर दो। तो मान लो अगर 2 ओनर है, दोनों के इक्वल ओनरशिप है, तो इनकम पहले एक मान के निकाल लो, फिर जो इनकम आएगी उसको दोनों हिस्सों में बांट दो। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हो गया को-ओनर्स। इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 27 डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर में कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को देते हो बिना कोई एडिक्वेट कंसिडरेशन लिए, तो आप मालिक मान लिए जाते हो, खुद आप ही मालिक मान लिए गए। और एक्सेप्शन केस है डाइवोर्स केस। अगर मैंने प्रॉपर्टी दी डाइवोर्स होने के बाद या डाइवोर्स होने से पहले, तो डाइवोर्स होने के बाद जो सिचुएशन होगी उस पर जो भी इनकम होगी उसका मालिक मैं नहीं माना जाऊंगा, वो मालिक ट्रांसफर ही माना जाएगा जिसको ट्रांसफर किया। तो डाइवोर्स होना एक्सेप्शन है। नंबर 2, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मैंने अपने बच्चे को दिया प्रॉपर्टी बिना कोई कंसिडरेशन लिए, तो गवर्नमेंट कहता है आप ही डीम्ड ओनर माने जाओगे। नंबर 3, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते और आप उसके पोजेशन होल्डर हो, तो आप ही डीम्ड ओनर मान लिए जाओगे। क्या ये बात समझ में आई? जैसे कोई ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होता है वो ही होल्डर माना जाता है, क्योंकि कोई और ओनर अगर नहीं है उसका, तो होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट इज डीम्ड ओनर। नंबर 4, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट परफॉर्मेंस समझ रहे हो? पूरे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख दी गई थी कि ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बेच रहे हैं। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के पैसे सारे साथ साथ तो लेने नहीं है, थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे हम आपको। 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर मैं एग्रीमेंट में ये बात लिख देता हूं कि आप इतना पैसा दे दो, कुछ पैसा दे दो, 50% दे दो, 60% दे दो, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टी की क्या दे दूंगा? चाबियां दे दूंगा। दैट मींस मैंने पोजीशन क्या कर दी? ट्रांसफर। कह रहा जब पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन दे दी जाती है तो आप उसको डीम्ड ओनर मान लोगे। यानी जिसको पोजीशन दे दी पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यानी इस प्रॉपर्टी से अब जो भी रेंट होगा उसको टैक्स उस पर वही देगा जो नया मालिक है। पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी फॉर एटलीस्ट 12 years।
अगर 12 साल के लिए आप प्रॉपर्टी के क्या हो, मालिक हो, तो आप डीम डोनर मान लिए जाते हो। नंबर लास्ट 6 पॉइंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप मेंबर हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आपको एक प्लॉट या बिल्डिंग अलॉट कर दी और आप उस बिल्डिंग के मालिक मान लिए जाओगे टिल आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो। तो ये सारी बातें हमने सेक्शन नंबर 27 डीम डोनर में पढ़ी थी। इज दैट क्लियर? तो एक बार फटाफट सारे सेक्शंस को रिवाइज कर ले। कौन कौन से सेक्शंस हैं? 22 हो गया बेसिस ऑफ चार्ज, 22 हो गया बेसिस ऑफ चार्ज, 23(1) हो गया एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, 23(2) हो गया एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, 23(3) हो गया अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर के लिए किराए पर दे दिया, सो लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अगर पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट कर दिया तो वो क्या मान लिया जाएगा? लेट आउट प्रॉपर्टी मान ली जाएगी फॉर होल ऑफ द प्रीवियस ईयर। 23(4) हो गया मोर देन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज। 23(5) हो गया हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। 24A हो गया, 24A हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24A हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन जहां पे 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। 24B हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। 25A हो गया एरियर्स और रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। दोनों की ट्रीटमेंट सेम होती है, दोनों की ट्रीटमेंट सेम होती है। 26 हो गया कोओनर्स और 27 हो गया बच्चों डीम डोनर। ये हो गए सारे के सारे सेक्शंस। बच्चों इसके अलावा नए रिजीम में आपको क्या ध्यान देना है? अगर क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट हो, मतलब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो कौन सा रिजीम है, तो याद है हमें न्यू रिजीम फॉलो करना है। और न्यू रिजीम में हमें क्या ध्यान देना है? जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बच्चों वो अलाउड ही नहीं होगा। अच्छा, अगर आप नए रिजीम में हो, नए रिजीम फॉलो करते हो और आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। यह बात आपको ध्यान देनी है। क्या यह बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और रह गई है, मैं उसको भी कवर कर देता हूं। नाउ कॉम्पोजिट रेंट बच्चों, कॉम्पोजिट रेंट एक टॉपिक है जो रह गया है इसके अंदर। कॉम्पोजिट रेंट का मतलब होता है जब आप प्रॉपर्टी को किराए पर देते हो और उसमें रेंट ऑफ ओनली हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता है, फैसिलिटीज भी होती है, फैसिलिटीज भी होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट रेंट। और अगर इसमें क्या होता है कि मान लो आपने कोई अपार्टमेंट लिया जिसमें फैसिलिटीज के साथ वो रेंट मिला, तो ऐसे केस में वो टैक्सेबल कहां होगा? इसके अंदर दो केस होते हैं, या तो वो हाउस प्रॉपर्टी जो कॉम्पोजिट रेंट है उसके डिवीजन पॉसिबल है, इफ डिवीजन इज पॉसिबल, इफ डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी को और फैसिलिटीज को अलग अलग कर दिया, वो पॉसिबल है, तो ऐसे केस में अगर हाउस प्रॉपर्टी को अलग कर दिया और फैसिलिटीज को अलग कर दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल, नो सॉरी पीजीबीपी में नहीं, अब तो सारा का सारा कहां टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली। अब से क्या पढ़ना है हमने अमेंडमेंट के बाद? हाउस प्रॉपर्टी ओनली। अब से सिर्फ टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी ओनली पे ही होगा। फैसिलिटीज की बात करें तो दोस्तों यहां पर यह टैक्सेबल हो सकता है अंडर द हेड पीजीबीपी, अगर मेरा रेगुलर काम है, और अगर मेरा रेगुलर काम नहीं है तो अदर सोर्सेस। बोलो है ना दोस्तों? अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है और मेरा वो मतलब एक रेगुलर एक्टिविटी है, इफ रेगुलर एक्टिविटी, अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है और वो रेगुलर एक्टिविटी है, तो ऐसे केस में ये टैक्सेबल कहां होगा? पीजीबीपी। और अगर रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, इफ नॉट अ रेगुलर एक्टिविटी, तो कहां टैक्सेबल हो जाएगा? ये पूरा का पूरा रेंट अदर सोर्सेस।
इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये है जो आपको और ध्यान रखने की जरूरत है। बस ये जो है ना, ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट। पहले इसके अंदर हम पढ़ते थे कि पीजीबीपी में भी हो सकता है अगर रेगुलर काम है तो, बट अब ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। नाउ आपको मैंने सेक्शन 115 बीएससी के बारे में बता दिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। इसी के आगे टू ब्रदर्स अरुण एंड बिमल आर co-owners of the house property. The property was constructed during financial year 1998-99. The property consists of 8 units, is situated at Cochin. During the financial year 23-24, each co-owner occupied 1 unit for residence and the balance 6 units were let out. अब ये co-owners का केस है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये co-owners का केस है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि एक टोटल 8 फ्लोर थे, उस 8 में से 2 यूनिट आपने क्या ले लिए, 2 यूनिट आपने क्या ले लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और बाकी 6 को क्या कर दिया, लेट आउट। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ईच को ओनर ऑक्यूपाइड 1 यूनिट फॉर रेजिडेंस एंड 6 लेट आउट। द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 9 लाख। पूरी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 9 लाख। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने हैं, 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू व्हिच वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। द अदर एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज, रिपेयरिंग, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन वेकेंट फॉर 4 मंथ्स। एक यूनिट वेकेंट रहा है 4 महीने के लिए ड्यूरिंग द ईयर। अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 मंथ्स। अरुण जो भाई है उसने 6 महीने के लिए अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया, तो क्या लॉस ड्यू टू वैकेंसी हो जाएगा? नो, लेट आउट प्रॉपर्टी अगर खाली हो जाए तो वो लॉस ड्यू टू वैकेंसी है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही खाली हो जाए तो वो लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं है। दोस्तों मेरी बात समझ में आई? ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 6 महीने के लिए खाली हो गई, यार आप कहीं घूमने फिरने चले गए अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के, तो आप क्या गवर्नमेंट को बोलोगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी है? नहीं ना, तो वही बात हो रही है, तो वो लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं है। अदर इनकम ऑफ अरुण एंड बिमल दिया हुआ है आपको 290 और 180। कंप्यूट हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड टोटल इनकम। ठीक है, तो हम लोग पहले हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालेंगे। अच्छा, एक खास बात है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि ये ओल्ड रिजीम है या न्यू रिजीम, तो क्या मानेंगे सारे बच्चे बताओ? जब क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तो क्या मानेंगे? हमेशा डिफॉल्ट रिजीम इज न्यू रिजीम, डिफॉल्ट रिजीम इज न्यू रिजीम। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन में लिख दिया कि टोटल 8 फ्लोर है और 2 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मुझे बताओ सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में कैसे निकालूं? कैसे निकालूं? 2 आउट ऑफ 8 इंटू 100। क्या मैं कह सकता हूं अगर 100% प्रॉपर्टी है 2/8 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 2/8 सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, तो कितना हो गया ये हो गया 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड। और लेट आउट पोर्शन कितना हुआ? जब भी कभी ऐसे फ्लोरो भरा प्रॉपर्टी का केस हो ना, तो आप पहले तो यही काम करो, उसका परसेंटेज निकालो कि कितना परसेंटेज बनता है वो। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? लेट आउट पोर्शन क्लियर हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन क्लियर हो गया। अब क्या करना है? अब आपको कुछ बताया गया था को-ओनर्स के केस में, आपको याद होगा को-ओनर्स में ना जब लेट आउट प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको इनकम 1 मान के चलना है। पहले 1 मान के कर लिया, 1 मानकर इनकम निकाल लो, फिर उसके बाद बांट देंगे आधा आधा। बोलो यस और नो? इक्वली ओनर्स है ना सारे, दोनों के दोनों। ठीक है, तो पहले लेट आउट प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 ओनर मान के चलते हैं। तो मैं पहले करता हूं इन केस ऑफ लेट आउट पोर्शन। लेट आउट पोर्शन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी GAV, मैं GAV निकाल रहा हूं। और सबसे पहले GAV निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे GAV के लिए म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए होगा, फेयर एंड चाहिए होगा, स्टैंडर्ड एंड चाहिए होगा, यस और नो? तो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं। मैं वर्किंग नोट यहां बना देता हूं वर्किंग नोट। ठीक है, अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वर्किंग नोट नंबर 1 GAV। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जी, म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए। सो म्युनिसिपल वैल्यू में मेरे पास म्युनिसिपल वैल्यू में इंफॉर्मेशन दी हुई है, पूरी प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू 9 लाख है, पूरी प्रॉपर्टी की। हमें कितना चाहिए? 75%। तो 9 लाख रुपए का 75% कितना हुआ? 675। तो म्युनिसिपल वैल्यू हो गया 675। सेकंड क्या चाहिए होता है? फेयर एंड। फेयर एंड दिया हुआ है क्या? हाँ सर, क्वेश्चन में तो नहीं दिया फेयर एंड। नहीं दिया तो हम निकाल सकते हैं ना।
एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ओनरशिप। फॉर्मूला लिखो, एक्चुअल रेंट पर मंथ, एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ओनरशिप। अच्छा, अगर क्वेश्चन में सर नहीं दिया तो हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो बताओ एक्चुअल रेंट पर मंथ कितना है? एक्चुअल रेंट पर मंथ है 12,000 रुपए एक यूनिट का, तो 6 यूनिट का कितना होगा? सारे बच्चे बताओ 6 यूनिट का कितना होगा? 12,000 इंटू 6, और हमें पूरे साल का चाहिए तो कितना होगा? इंटू 12, तो 12,000 इंटू 6 इंटू 12, ये आ गया 8,64,000 मेरा फेयर रेट। इसके बाद मुझे क्या करना है, क्या लेना है? हायर ऑफ 1 एंड 2, और वो कितना है हायर ऑफ 1 एंड 2? 8,64,000। इसके बाद मुझे फोर्थ पॉइंट क्या करना है? स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड रेंट दिया है क्या क्वेश्चन में? स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया, नहीं दिया तो क्या लेते हैं? नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद हमें क्या करना है? सीधा लेना है एक्चुअल रेंट। जब एप्लीकेबल ही नहीं है तो लिमिट हटा दो, एक्चुअल रेंट लेना है। एक्चुअल रेंट दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। एक्चुअल रेंट में 6 यूनिट है, 6 यूनिट का किराया बनेगा तो इतना ही। बट इसमें क्वेश्चन में एक बात और मेंशन है कि आपकी यहां पे लॉज ड्यू वैकेंसी भी है। चेक करो, कह रहे आपका एक यूनिट, वन ऑफ द यूनिट रिमेन वेकेंट फॉर 4 months ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सो बताओ विच एवर इज हायर में तो ये आ गया था ना। अब बताओ यहां पर मैं क्या लूंगा? 8,64,000 में से मैं लॉज ड्यू वैकेंसी के 4 महीने का किराया, कितना? 4 महीने का एक यूनिट का किराया कितना बना? 12,000 इंटू 4 यानी 48,000, वो मैं हटा दूंगा तो ये कितना बना? 8,64,000 माइनस 48,000, ये बना 8,16,000। बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? आपको याद होगा गवर्नमेंट कहता है कि लॉज ड्यू वैकेंसी का बेनिफिट जरूर देंगे हम। अब इसका मतलब यह है कि अगर एक्चुअल रेंट क्या पहले से कम है? नहीं सर नहीं, पहले से कम तो नहीं था, यह बाद में कम हुआ है, तो एक्चुअल रेंट कोई क्या ले लेंगे? लॉज। एक्चुअल रेंट कोई क्या ले लेंगे? जीएवी। बच्चों मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे लॉज ड्यू वैकेंसी में, याद करो। अगर आप लोगों ने वो न्यू रूल्स नहीं पढ़े हैं तो मेरी रिवीजन की वीडियो जरूर देखना, हाउस प्रॉपर्टी की, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर, और वही है तरीका, और कोई तरीका नहीं है, गवर्नमेंट ने कानून में डाल रखा है। लॉज ड्यू वैकेंसी के 3 रूल है। पहला, अगर लॉज ड्यू वैकेंसी माइनस करने के बाद एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? ये एक्सपेक्टेड रेंट है, जो स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद विच एवर इज लेस आता है ना, उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं। बट अगर एक्सपेक्टेड रेंट आपको दिया होता, सॉरी स्टैंडर्ड रेंट दिया होता तो मैं एक्सपेक्टेड रेंट बोल लेता, बट अभी नहीं दिया तो मैं यही मान रहा हूं एक्सपेक्टेड रेंट है। अब रूल क्या लगाना है कि अगर एक्चुअल रेंट लॉज ड्यू वैकेंसी के बाद कम हुआ, माइनस करने के बाद, या पहले से ही कम था। सर ये तो बाद में कम हुआ, लॉज ड्यू वैकेंसी माइनस किया और आपने देखा ये अमाउंट कम हो गया, इससे कम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ कम हो गया, और गवर्नमेंट इस चीज का बेनिफिट देना चाहता है, तो पता है क्या होता है? पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? लोअर ऑफ 3 एंड 5। सर क्या बात कर रहे हो सर, यहां पे तो हमेशा हायर लेते हैं। हाँ यहां पे हायर ही लेते हैं, बट सुनो मेरी बात, मैंने एक रूल बताया आपको कि अगर एक्चुअल रेंट लॉस ड्यू टू वैकेंसी की वजह से कम हो जाए, एक्चुअल रेंट लॉस ड्यू टू वैकेंसी की वजह से कम हो जाए, तो एक्चुअल रेंट विल बी ट्रीटेड एज जीएवी। और अगर सर नहीं उस रीजन से कम नहीं है, पहले से ही कम है एक्चुअल रेंट, मान के चलो 864 की जगह ये 860 होता, कितना होता? 860। तो गवर्नमेंट कहता है हम उस केस में लॉस ड्यू टू वैकेंसी 860 में से माइनस नहीं करेंगे, हम विच एवर इज हायर उठाएंगे, मतलब 864 बेसिकली, और उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी का बेनिफिट दे देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये हमारा रूल है, ठीक है। तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी पहले से कम है या बाद में कम हुआ? अगर पहले से कम है तो ईआर को उठाएंगे और उसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर देंगे, क्योंकि हम सिर्फ बेनिफिट लॉस ड्यू टू वैकेंसी का देंगे और किसी चीज का बेनिफिट नहीं देंगे। और अगर पहले से कम नहीं है, बाद में कम हुआ, तो हम लोग एआर को ही जीएवी ले लेंगे, क्योंकि बेनिफिट तो देना ही था और दे दिया। 8,16,000, तो मेरा जीएवी क्या आएगा? 8,16,000 माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। क्वेश्चन में लिखा है क्या? 20% ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल वैल्यू का 20%। अब म्युनिसिपल वैल्यू लेट आउट प्रॉपर्टी का निकाल तो रखा ही था 675, इसी का 20% कर दो, ये आ गया 1,35,000, ये आ गया 816,000 माइनस 135,000 विच इज 681। ये हो गई मेरी एनुअल वैल्यू।
और इसमें से मैं माइनस करूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 30%, इसका 30% कर देते हैं 2,04,300, माइनस करूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या क्वेश्चन में लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन है? इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दिया है टोटल हाउस प्रॉपर्टी का 3 लाख टोटल, तो 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन है। इसका 75% लेट आउट का हो गया, तो 3 लाख रुपए का 75% विच इज 2,25,000, तो यहां आ जाएगा। ये माइनस कर देते हैं, तो बताओ 681,000 माइनस 204,300 माइनस 225,000, ये हो गया 251,700। ये टोटल हो गया। अब मुझे बताओ ईच को ओनर का क्या इनकम होगी? ईच को ओनर इनकम, हर को ओनर की इनकम क्या होगी? 251,700 डिवाइडेड बाय 2, 2 को ओनर है, तो ये इनकम हो गई ₹125,850। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद मुझे निकालना है सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए। सो इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, आप पहले से ही अलग अलग कर दो इनको। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में कैसे निकालना होता है? पहले से ही अलग अलग करना होता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में मुझे क्या करना है? हाउस अरुण को अलग करना है और बिमल को अलग करना है। और यहां पर मुझे इंटरेस्ट, अब यहां पर बताओ क्या यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू निल होती है? हां। मुझे बताओ क्या माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन? बिल्कुल करते हैं। बट सर ये तो न्यू रिजीम है। हां, तो अगर ये न्यू रिजीम है तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहां नहीं मिलेगा। ओ, ये न्यू रिजीम है तो नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। इसका मतलब है अरुण और बिमल का आंसर नेगेटिव रहे, निल रहेगा। क्या रहेगा? निल। बट यही अगर ओल्ड रिजीम होता, क्या होता है ये? ओल्ड रिजीम, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये ओल्ड रिजीम हो जाता तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, बट अभी नहीं मिलेगा। मेरा आंसर क्या रहेगा? मेरा आंसर क्या रहेगा? अरुण और बिमल का मेरा आंसर क्या रहेगा बताओ? सबसे पहले मैं क्या निकालने वाला हूं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें मेरे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम को ऐड कर दूंगा 125,850 विच इज और निल। तो अरुण की इनकम कितनी हो गई? 125,850 और बिमल की भी हो गई 125,850। इसके अंदर क्या कुछ अदर इनकम भी दी हुई है? हाँ, अदर इनकम भी दी हुई है। अदर इनकम ऐड कर देते हैं। कितनी इनकम दी हुई है अदर सोर्सेस में? 290 और 180। तो 290 इसमें ऐड कर देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं 180। टोटल इनकम कितनी आ गई? ग्रॉस टोटल इनकम ये कितनी आ गई? 125,850 प्लस 290, ये हो गया 4,15,850। और यहां पर कितना हो गया? 125,850 प्लस 180। जो बच्चे मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं, तो मैंने तब आपको ओल्ड रिजीम के हिसाब से करवाया था। किस हिसाब से कराया था? ओल्ड रिजीम के हिसाब से। अभी किस हिसाब से करा रहा हूं? न्यू रिजीम के हिसाब से। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आंसर में फर्क आएगा, यस और नो। तो मेरे पास जो बुक में मैंने आपको आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक में मेरे मटेरियल में भी ये क्वेश्चन है, बट वो मैंने आंसर किस हिसाब से दिया? ओल्ड रिजीम के हिसाब से। अभी ये आंसर किस हिसाब से चल रहे हैं? न्यू रिजीम के हिसाब से। क्या ये बात समझ में आ गई? तो न्यू रिजीम होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। मेन बात तो बस यही है, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर है 3। आओ जरा देखें। मिस्टर दीप इज द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई विच इज लेट आउट फॉर 1,44,000, इंक्लूड्स 16,800 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट एंड गार्डन। अब ये कौन सा केस है? ये पता कौन सा केस है? ये कॉम्पोजिट रेंट का केस है। कौन सा केस है? कॉम्पोजिट रेंट। और कॉम्पोजिट रेंट का मतलब होता है जब आपको प्रॉपर्टी के रेंट के साथ फैसिलिटीज का रेंट भी मिले। जब प्रॉपर्टी और फैसिलिटीज दोनों का रेंट मिलता है ना, हम उसको कॉम्पोजिट रेंट बोलते हैं। और जब कॉम्पोजिट रेंट मिलेगा तो हमें प्रॉपर्टी को अलग करना है, फैसिलिटीज के रेंट को अलग करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी का रेंट तो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, फैसिलिटीज का रेंट कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में। कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 3 बताओ दोस्तों। क्वेश्चन ने साफ बोल दिया दीप एक ओनर है जिसके लेट आउट प्रॉपर्टी 1,44,000 का किराया है, 16,800 किस चीज के लिए? लिफ्ट और गार्डन के लिए। ओके, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 1,20,000। ये किसका है? प्रॉपर्टी का या इंक्लूडिंग गार्डन है? ये सिर्फ प्रॉपर्टी का है। फेयर रेंट प्रॉपर्टी का, स्टैंडर्ड रेंट प्रॉपर्टी का। रेंट ऑफ हाफ मंथ कुड नॉट बी कलेक्टेड, ये क्या है? इसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। क्या बोलते हैं इसको? अनरियलाइज रेंट।
आधे महीने का रेंट कलेक्ट नहीं हुआ, अनरियलाइज। लोकल टैक्सेस पेबल यानी म्युनिसिपल टैक्स की बात हो रही है, 12,000 आउट ऑफ हिज टेनेंट हैज अंडरटेकन टू पे। क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। अंडरटेकन, अगर भाई टेनेंट पे करेगा तो नहीं मिलेगी। कंडीशन याद है, म्युनिसिपल टैक्स की 2 कंडीशन होती हैं। एक पहली कंडीशन, म्युनिसिपल टैक्स किसके ऊपर खर्चा होना चाहिए? ओनर के ऊपर। और कौन? और वो उसको पे करना जरूरी है, तो ओनर ही पे करेगा और वो पे करना जरूरी है, मतलब लायबिलिटी भी होनी चाहिए और पे भी करना है। समझ गए बात? किसकी लायबिलिटी होनी चाहिए? ओनर की, और उसी को पे करना पड़ेगा। तो वो अगर वो पे कर देता है तो रिडक्शन मिल जाएगी। द टेनेंट हैज आल्सो अंडरटेकन टू बेयर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, हाउएवर मिस्टर दीप bears the following expenditure during the previous year 23-24: annual charges, insurance, ground rent, lift maintenance। भाई देखो, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल कोई रिलेवेंस नहीं है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। लिफ्ट मेंटेनेंस और सैलरी ऑफ गार्डनर, बताओ इसके खर्चों की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ, ये अदर सोर्सेज की इनकम में से माइनस होगी। किस में से माइनस होगी? अदर सोर्सेज की इनकम में से। अदर सोर्सेज की इनकम आपको दी हुई है ना, क्या आपको दिया नहीं हुआ? 16,800 लिफ्ट और गार्डन का है। हाँ, तो 16,800 की जो इनकम है ये अदर सोर्सेज में जाएगी, और उसमें से ये खर्चा क्या होगा? माइनस। बिजनेस इनकम आपकी लिखी हुई है। अच्छा, ये क्या है? ये है इंटरेस्ट ऑन लोन। बोरोड कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन लोन। Assuming that business income is 346, determine the income of Mr. Deep for the assessment year 24-25. The construction of the house is completed on 31st March 2011. During the previous year 16-17, Mr. Deep has claimed and allowed a deduction of unrealized rent 20. कह रहे 20,000 की कोई डिडक्शन आपने क्लेम की थी, आज आपको 18,000 रुपए रिकवर हो रहे हैं। कितने रिकवर हो रहे हैं? 18,000। मुझे बताओ, और आपने 19,000 रुपए का खर्चा कर दिया उसके ऊपर लीगल खर्चा रिकवरी कराने का, इसका कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस पर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट पर एक क्लॉज था सेक्शन नंबर 25A में, जिसमें यह बात लिखी थी कि जब भी ये रिकवर होगा तो उसमें से 30% की क्या मिल जाएगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% की क्या मिल जाएगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन। बस। क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर दीप कंट्रीब्यूट कर रहा है 120 टुवर्ड्स एनएससी। क्या इसकी डिडक्शन मिलती है 80C में? हाँ, बिल्कुल मिलती है। 80C में इसकी डिडक्शन भी तो मिलती है, याद है? अप्रैल 1 को बट उसने इन्वेस्ट किया, और हम लोग निकाल रहे हैं 23-24 के लिए। अप्रैल 1 तो हो गया 24-25, तो इसलिए ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्वेश्चन में लिखा है ही हैज ऑप्ट आउट फ्रॉम द न्यू रिजीम, यानी ये ओल्ड रिजीम में चला गया, तो हमें ओल्ड रिजीम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आओ करें क्वेश्चन नंबर 3। मुझे बताओ, मुझे फाइंड आउट क्या करना है? टोटल इनकम। जी हाँ, टोटल इनकम निकालनी है, तो मैं टोटल इनकम का एक क्वेश्चन है। सो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ऑफ मिस्टर दी। मुझे बताओ टोटल इनकम के लिए मेरे को क्या क्या डेटा दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो दिया हुआ है बेसिकली हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम प्रॉपर दी थोड़ी ना, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये तो हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। इसके अलावा मुझे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनफैक्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस भी दिया हुआ है। ये देखो, बिजनेस इनकम दिया हुआ है, तो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कितना है? ये 3,46,000। इसके अलावा मुझे इनकम दी हुई है फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब ये अदर सोर्सेस की इनकम में ना फाइंड आउट करूंगा यहां पर। मुझे रेंट दिया हुआ है। क्या रेंट दिया हुआ है? सारे बच्चे बताओ। 16,800 कॉम्पोजिट, है ना? तो 16,800 का रेंट जो लिफ्ट और गार्डन के लिए है, जिसमें से आधे महीने का रेंट तो कलेक्ट ही नहीं हुआ, अनरियलाइज हो गया। तो सिर्फ प्रॉपर्टी, सिर्फ फैसिलिटीज का या सिर्फ प्रॉपर्टी का या अनरियलाइज है, या फैसिलिटीज वगैरह मिला के कॉम्पोजिट का अनरियलाइज है? भाई किराएदार ऐसा थोड़ा ना बोलेगा कि मैं फैसिलिटीज वाले पार्ट का दे दूंगा, प्रॉपर्टी का नहीं दूंगा। ऐसा तो ना होगा। जब वो नहीं दे रहा तो वो नहीं दे रहा, पूरे का ही नहीं दे रहा। अब पूरे का ही नहीं दे रहा तो फैसिलिटीज का भी तो रेंट कुछ अनरियलाइज हो गया, तो वो अमाउंट माइनस करो। आधे महीने का निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? एक महीने को तो मैं कहता हूं 1/12, आधे महीने को क्या कहूंगा? आधा बाय 12। बोलो हाँ या ना? और आधे बाय 12 को मैं क्या ठीक करके लिख सकता हूं? आधा डिवाइडेड बाय 12। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/12। क्या इसको इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना ये, तो 1/24। तो क्या मैं सीधा 1/24 कर दूं? हाँ। 16,800 का 1/24 कितना हो गया? 700 रुपए। इतना तो हो गया अनरियलाइज। तो 16,800 था, 700 रुपए तो हो गया अनरियलाइज। तो ये तो माइनस कर ही दो।
इसके अलावा कुछ आपको लिफ्ट और गार्डन के खर्चे दिए हुए हैं, इसीलिए तो आपने फैसिलिटीज का रेंट लिया है। तो लिफ्ट और गार्डन के खर्चे कितने दिए हुए हैं आपको? खर्चे दिए हुए हैं फैसिलिटीज के, लिफ्ट और गार्डन के 15,200 और 2,200, टोटल कितने हो गए? 17,400। ये माइनस कर दो। मुझे बताओ क्या ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है? हाँ। कितना नेगेटिव? 1,300 नेगेटिव। तो क्या हो गया? अदर सोर्सेज नेगेटिव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो ये नेगेटिव 1,300। मुझे बताओ ये क्या आ जाएगी मेरी? ग्रॉस टोटल इनकम। मुझे यहां पे पहुंचना है, बट अभी मुझे हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं पता, तो मुझे हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी सॉल्व करनी पड़ेगी। सो वर्किंग नोट नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। सारे बच्चे बताओ मुझे सबसे पहले क्या चाहिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम के लिए? जीएवी। ठीक है, जीएवी मैं शॉर्टकट में निकाल रहा हूं। मुझे सारे बच्चे बताओ म्युनिसिपल वैल्यू दिया है क्या? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, एमवी। मैं यहीं पर कर रहा हूं सॉल्व इसको। एमवी कितना है? 1,20। ओके, 1,20। एफआर दिया है क्या? एफआर दिया है क्या? एफआर 1,24। एसआर दिया है क्या? एसआर भी दिया है क्या? हाँ, एसआर भी दिया है 1,23,200। मैं अब इसको शॉर्टकट में कर रहा हूं, ठीक है। और एआर दिया है क्या? एक्चुअल रेंट। जी हाँ, एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ है? अगर मैं एक्चुअल रेंट की बात करूं कितना दिया हुआ है? आपका रेंट है एक्चुअल में 144, जिसमें से फैसिलिटी का रेंट हटा दो। तो 144 में से फैसिलिटी का रेंट हटा दो तो कितना आएगा? 144 माइनस 16,800। तो प्रॉपर्टी का कितना हुआ? 1,27,200। ये हो गया ना प्रॉपर्टी का। अब 1,27,200 में से आधे महीने का तो रिकवर ही नहीं हुआ, अनरियलाइज हो गया। तो 1/24 कर दो, 1,27,200 का कितना हो गया? ये हो गया 5,300। सो 5,300 इसमें से माइनस कर दो, तो मेरे पास एक्चुअल रेंट में कितना आया? 1,27,200 माइनस 5,300 विच इज 1,21,900। बताओ विच एवर इज हायर? 124। विच एवर इज लेस? विच एवर इज लेस? 123,200। विच एवर इज हायर? 123,200। तो जीएवी क्या आएगा? 1,23,200। मेरी बात समझ में आई? अनरियलाइज रेंट तो हमेशा माइनस करना ही करना है। सर इसके लिए भी कोई रूल है? हाँ, इसके लिए ये रूल है कि कुछ कंडीशंस होती हैं वो पूरी करनी होती हैं बस, और बाकी अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन मिल जाती है। मिलती कैसे है? एनुअल रेंट में से माइनस कर देते हैं सिंपली। तो मेरे को बताओ जीएवी आ गया, इसमें से मैं माइनस करूंगा म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस में कितना म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है? म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स ये दिया तो हुआ है, बट इसकी डिडक्शन मिलेगी नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि ये टेनेंट ने पे किया है तो नहीं मिलेगी। नील। माइनस कर देंगे, आएगा एनुअल वैल्यू। ये आ गई 123,200। माइनस करेंगे इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 123,200 का 30%। ये हो गया 36,960। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है जो कि आपको दिया हुआ है? प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है 2,700 रुपए। तो 2,700 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन कर देंगे माइनस। तो मुझे बताओ मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी ये वाली, ठीक है। इसके अंदर 1,23,200 माइनस 36,960 माइनस 2,700, तो ये हो गया 83,540। अच्छा, इसके अंदर एक और बात है, जो आपने रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट करी है वो भी तो टैक्सेबल होगी। हाँ बिल्कुल होगी। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट वो भी तो टैक्सेबल होगी। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट इसमें ऐड कर दो, प्लस रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। मुझे बताएंगे सारे बच्चे कितने रुपए की रिकवरी हुई है अनरियलाइज्ड रेंट की? अनरियलाइज्ड रेंट रिकवरी हुई है 18,000। 18,000 रुपए में से 30% की क्या मिल जाएगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस 30% विच इज 12,600। तो 12,600 इसमें और ऐड कर दो। ये कुल मिला के मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आ गई? 83,540 प्लस 12,600, ये आएगी 96,140। ये 96,140 मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई, और ये बात मैं डाल दूंगा 96,140 यहां पर, 96,140, और मेरी टोटल इनकम हो जाएगी 96,140 प्लस 3,46,000 प्लस माइनस 1,300। तो ये हो गया 4,40,840। सबको समझ में आ गया? जल्दी जल्दी कंफर्म करो। डन बोलो जल्दी जल्दी।
डन एवरीवन। तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपके साथ, देखो आपने देखा मैं लिमिटेड करा रहा हूं, बट क्या सारी चीजें कवर कर रहा हूं? सारी चीजें कवर कर रहा हूं। मैंने ना उस लिमिटेड क्वेश्चन में सारी प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है, हर टॉपिक को छेड़ने की कोशिश करी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। ये है कौन सा केस? ये है फॉरेन प्रॉपर्टी का केस, ठीक है। आ जाओ, मुझे लगता है मैं एक क्वेश्चन और करा सकता हूं, 4th। ध्यान से देख लो जरा। 4th, मिस्टर आदित्य एक रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इन इंडिया ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 24-25। ही ओन्स 2 हाउसेस, 2 घर है उसके पास, एक दुबई में एक मुंबई में। द हाउस इन दुबई इज लेट आउट फॉर 20,000 dirham पर मंथ। एक डरम कितने का है? 18 रुपए का। एंटायर रेंट इज रिसीव इन इंडिया। ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 2,500 dirham एंड सीवरेज टैक्स ऑफ 1,500 dirham। क्या ये दोनों हाउस टैक्स हैं? जी हाँ, ये दोनों म्युनिसिपल टैक्स होते हैं। इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आपके क्वेश्चन में कह रहा है देर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो ये आपने डिडक्शन, ये टैक्सेस पे किए हैं। ओके, द हाउस इज इन मुंबई इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ही हैज टेकन लोन ऑफ 25 lakh to construct the house on 1st of June 2020 at the rate of 10%. The construction was completed on 31st May and he occupied the house on 1st of June. The entire loan is outstanding as on 31st March. Property tax paid in respect of the second house is 2,400. Compute income under red house property in the hands of Mr. Aditya. Assuming that assessee has opted out from the new regime, यानी वो कौन सी regime में चला गया? Old regime में चला गया। आओ क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 4। ओल्ड regime के हिसाब से सारे बच्चे मुझे बताएंगे। सबसे पहले दुबई प्रॉपर्टी के लिए अलग करो और मुंबई प्रॉपर्टी को अलग करो। अब मुंबई वाली जो प्रॉपर्टी है, क्या क्वेश्चन में लिख दिया है साफ तौर पे कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है? सारे बच्चे बताओ, क्या मुंबई वाली प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है? हाँ, तो कहानी खत्म हो गई। और दुबई वाली प्रॉपर्टी लेट आउट है। ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब मुझे बताओ सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकालना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी निकालना है। जीएवी निकालने के लिए मुझे लेट आउट प्रॉपर्टी में एमवी चाहिए, एफआर चाहिए, एसआर चाहिए। कुछ भी नहीं दिया हुआ तो भाई साहब जो दिया हुआ है ना वही ले लो ना। तो 20,000 dirham दिया हुआ है। 20,000 dirham मल्टीप्लाई बाय 18 कर दूं। हाँ, 1 dirham इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो गया, इंटू 12। तो 20,000 इंटू 18 इंटू 12, ये हो गया 43,20,000। 43,20,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो हो गया नील। माइनस करेंगे इसमें से क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हुए हैं? डरम 2500 और 1500, 4,000 dirham दिया हुआ है। 4,000 dirham है ना, मल्टीप्लाई बाय 18 कर देते हैं तो मेरा कितना आ गया? 4,000 मल्टीप्लाई बाय 18 विच इज 72,000। बताओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो एनुअल वैल्यू ही नील होती है ना, तो इसका तो नील ही रहेगा। 4320 माइनस 72,000, ये आ गया 4278, ये हो गया नील। ये आ गई मेरी एनुअल वैल्यू। माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि कितनी होगी? इसका 30%, ये हो गया 12,83,400, यहां आ गया नील। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि कितना आएगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लियरली कि ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है, लेट आउट के लिए तो लोन ही नहीं लिया। क्या दुबई वाली प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया? नहीं। कह रहा है इज टेकन लोन ऑफ 25 लाख टू कंस्ट्रक्ट द हाउस ऑन 1st June 2020 एट 12%। ये कौन से कर की बात कर रहा है? मुंबई वाली प्रॉपर्टी के लिए। ओके, कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 31st May 2022 एंड ही ऑक्यूपाइड द हाउस ऑन 1st of June 2022। एंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग। तो सबसे पहले तो क्या निकालना होता है? आपको याद है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए आपको निकालना होता है इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या ड्यूरिंग द ईयर लोन आउटस्टैंडिंग है? हाँ, 23-24 का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है। तो बताओ, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24 कितने का लोन है? लोन का अमाउंट दिया हुआ है 25 लाख का लोन है, पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 12%। तो 12% के हिसाब से कितना बना? 25 लाख का 12%, ये बना 3 लाख। इसके बाद निकालेंगे इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में हमें कब से लेकर कब तक का चाहिए? जिस डेट पर बोरो किया उस डेट से लेकर कंस्ट्रक्शन से पहले का 31 मार्च। याद आ रहा है कुछ? सॉरी, 42-48 आएगा। बच्चे कह रहे हैं 42-48 आएगा, सॉरी
देख लेता हूँ 4320, अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, मेरे से गलती हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं। ये आ रहा है 4248, ओके 4320 माइनस 72, 4248 सही बात है। इसका 30% 1274 400। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी आएगा, कब से स्टार्ट होगा? डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन से लेकर, डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन दिया 1 जून 2000, नहीं डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन, लोन कब लिया था? लोन की डेट नहीं दी हुई क्या? हाँ लोन लिखा तो हुआ 1 जून 20, 1 जून 20 से लेकर कब तक? जिस साल में कंस्ट्रक्शन खत्म हुई उससे पहले का 31 मार्च, तो 31 मार्च 2000 कौन सा हो गया? 22। बोलो हाँ या ना। तो 1 जून 20 से लेकर 31 मार्च 22 तक के लिए निकालना है, तो बताओ कितना आएगा? 1 जून 20 से लेकर 31 मार्च 22 कितना पीरियड बन गया? मुझे लगता है 1 साल और 10 महीने बन गया। तो बताओ 1 साल 10 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 25 लाख रुपए का 12%, 25 लाख रुपए का 12%, 3 लाख रुपए, और 25 लाख रुपए का 12% 10 महीने के लिए, यह कितना बनेगा? 25 लाख रुपए का 12% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, यह बना 2.5 लाख। कुल मिला के तो हो गया 5.5 लाख। यस और नो? तो आपने जो प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया था वो कितने रुपए का लिया था? 25 लाख का। आपका इंटरेस्ट बन रहा है, एक तो प्रीवियस ईयर वाला 3 लाख और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बन रहा है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बन रहा है, ठीक है 5.5 लाख। अब आपको याद होगा 5.5 लाख रुपए का जो बन रहा है डिवाइड बाय 5 करेंगे, हाँ है ना, 5 सालों में बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? 5 सालों में बांटते हैं, तो ये कितना बना? 1/10। लो जी लो, 4,10,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया, 4,10,000 का इंटरेस्ट हो गया। जी हाँ 4,10,000 का इंटरेस्ट हो गया। आपको 4,10 का इंटरेस्ट कलेक्शन मिलेगी भी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। मैक्सिमम कितनी क्लेम कर पाओगे बताओ? मैक्सिमम कितनी क्लेम कर पाओगे? मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन कितनी क्लेम कर पाओगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में? दुबई वाली प्रॉपर्टी के लिए तो लोन ही नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए कितनी ले पाओगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए मैक्सिमम ले पाओगे 2 लाख रुपए। अगर न्यू रिजीम होता तो वो भी नहीं ले पाते। क्या ये क्वेश्चन में लिख दिया या ऑप्ट आउट कर रहा है? हाँ, तो मैक्सिमम कितना ले पाओगे? 2 लाख रुपए। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो मुझे बताओ मेरा टोटल इनकम क्या आएगा? 48,000 माइनस 12,74,400, यह आ गया 29,73,600 माइनस 2 लाख, यह नेगेटिव हो गई। मुझे बताओ मेरी टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आ गई? टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई 27,73,600। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं 2 लाख रुपए का जो नेगेटिव है वो मैं मेरी लेट आउट इनकम से माइनस कर दूंगा, तो मेरी टोटल इनकम आ जाएगी इतनी। इज दैट क्लियर एवरीवन? डन। चलो एक क्वेश्चन फटाफट, 5th क्वेश्चन भी यहीं से देख लेते हैं। मिस्टर एक्स owns a house property in Delhi. The house is having 2 units. First unit is self-occupied by Mr. X, and another unit is 55,000 का rent है. The rented unit was vacant for 3 months during the year. Particulars of the house for the previous year 23-24 is this. आपको ना ये क्वेश्चन में दिखा है कि ये 2 फ्लोर है इसके अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पूरे आंसर को 2 फ्लोर में बांटना होगा, है ना। तो एमवी एसआर ये सारी पूरी प्रॉपर्टी का दिया है, आपको 2 हिस्सों में बांटना होगा। एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक क्या है? लेट आउट। मुझे बताओ सारे बच्चे, सबसे पहले फर्स्ट यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो क्या करेंगे? जीएवी निकालेंगे। जब आप जीएवी निकालोगे तो इसका तो जीएवी नील ही आएगा। लेट आउट प्रॉपर्टी का क्या आएगा? लेट आउट प्रॉपर्टी का क्या आएगा? एमवी, एफआर, एसआर और एआर। मैं फटाफट कर रहा हूं अभी फिलहाल। एमवी कितना? 10,44,000 लिख दूं भाई, ये पूरी प्रॉपर्टी का है, तो एमवी को मुझे क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। 1044 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 522। लेट आउट के लिए निकाल रहा हूं। फेयर एंड कितना दिया? 11,35,000 डिवाइडेड बाय 2,
ये हो गया 567,500। एसआर कितना दिया हुआ है? एसआर दिया हुआ है 1120, 1120 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 560। और एआर कितना दिया हुआ है? एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट आपको दिया हुआ है 55,000 रुपए महीना। इज दैट क्लियर? तो 55,000 इंटू 12। अब 55,000 इंटू 12 कर रहा हूं, यह आ गया 660। अब विच एवर इज हायर? 567,500। विच एवर इज लोअर? 560। और यहां पर इसमें से ना लॉस्ट ड्यू वैकेंसी भी है, चेक करो। 3 महीने का किराया नहीं आया, 3 महीने का किराया नहीं आया, तो 55,000 इंटू 3, 55,000 इंटू 3, ये हो गया 165। ये हटा दो, तो ये कितना होगा? 660, 660 माइनस 165 विच इज इक्वल टू 495। बताओ विच एवर इज क्या लेंगे? अब यहां पर एक दिक्कत है, क्योंकि ये लॉस्ट ड्यू वैकेंसी का केस है। आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या एक्चुअल रेंट पहले से कम था या लॉस्ट ड्यू वैकेंसी की वजह से कम हुआ। मैंने बताया सर ये तो पहले तो 660 आ रहा था, जो कि इससे ज्यादा था, है कि नहीं? अब मुझे बताओ, ये ईआर यही है, एक्सपेक्टेड रेंट यही है ना, इससे पहले से कम है या बाद में कम हुआ? बाद में कम हुआ, लॉस्ट ड्यू वैकेंसी माइनस करते ही कम हो गया। तो मुझे बताओ मेरा आंसर क्या होगा जीएवी का? 4,95,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये लॉजिक अगर आप लोगों को समझ में आता है, ठीक नहीं आता है तो आप लोगों को ये वीडियो देखनी पड़ेगी, रिवीजन वाली वीडियो में आप समझ पाओगे। म्युनिसिपल टैक्सेस आपको दे रखे हैं 12% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, यहां पर तो नील ही आएगा ना, यहां पर तो नील आएगा। म्युनिसिपल वैल्यू यहां पर कितनी दी हुई है? 1044, 1044 तो पूरी प्रॉपर्टी का है भाई, डिवाइडेड बाय 2, इसका आया 522, उसका 12%, 62640, 62640, ये अमाउंट माइनस कर देंगे तो ये आया नील। ये कितना आया? 495,000 माइनस 62640, ये आ रहा है 432,360 एनुअल वैल्यू। और इसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि आएगी कितनी? नील। और बताओ इसका कितना आएगा? 432,360 का 30%, ये आ गया 129,708। ठीक है, और इसमें से माइनस एक और चीज करनी है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए लिखा हुआ है 2,000 रुपए महीना। क्या ये पूरी प्रॉपर्टी के लिए दिया हुआ है? जी हां, ये पूरी प्रॉपर्टी के लिए दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 महीना, महीना मतलब साल का कितना हो गया? 24,000। तो 24,000 डिवाइड बाय 2, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए भी 12 और लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए भी 12। तो बताओ यहां पे तो नेगेटिव आंसर आ गया 12, और यहां पर 432,360 माइनस 129,708 माइनस 12,000, ये आ रहा है 290,652। अब मेरे बताओ टोटल इनकम क्या होगी? मेरी टोटल इनकम क्या आएगी? सो 290,652 माइनस 12,000, ये हो गया 278,652 इज माय करेक्ट आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कैसे करना है? समझ में आ गया सबको कैसे करना है? लास्ट क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस कर लेता हूं, आप लोग करोगे, आंसर मैंने दे दिया नीचे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है एक्स एक कॉस्ट अकाउंटेंट है एबीसी लिमिटेड में, एक बॉम्बे में, गेट्स 18,000 उसकी सैलरी है, ठीक है? माफ करना, सैलरी वाकई बहुत कम है, बट ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है? और इंस्टीट्यूट के सीएमए इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, ठीक है? सीएमए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सीएमए में आ गया है, सीए में आ गया है, सीए में भी आ गया है। ऐसा ही क्वेश्चन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी बना हुआ है, सीएम में सीए। अब सिर्फ किसका आना रह गया? सीएस का आना रह गया, तो हो सकता है इस बार सीएस में आ जाए। तो इसलिए ये भाई देख लो, आपको आपकी जॉब कर रहे हो एक, ठीक है? सैलरी है 18,000 रुपये महीना। ही ओन्स 2 हाउसेस, दोनों घर लेट आउट कर दिए, एक अपनी ही कंपनी को किराए पर दे दिया। वाह भाई वाह, अपनी ही कंपनी को किराए पर दे दिया, एबीसी लिमिटेड, जहां पे वो जॉब कर रहा था, और कंपनी ने उसको एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? कंपनी ने उसको यही प्रॉपर्टी एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी, तो क्या ये परक्विजिट नहीं बन गया? हाँ, अभी तक आपको सिर्फ बेसिक सैलरी बताई गई थी, बट बेसिक सैलरी के साथ साथ 18,000 इंटू 12, 18,000 इंटू 12, 2,16,000, इसके साथ साथ उसने ये प्रॉपर्टी कंपनी को दी और कंपनी ने इसको एज अ रेंट फ्री क्वार्टर दे दिया, यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो आप लोग इसमें सैलरी इनकम भी निकालोगे,
सैलरी इनकम भी निकालोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ सैलरी इनकम, सैलरी इनकम। अब मुझे बताओ रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए यहां पर ये प्रॉपर्टी किराए पर दिया ना कंपनी ने, और कंपनी ने तुम्हें दे दी, तो आपको याद होगा इसमें दो केस होते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन में, ओन्ड बाय हायर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है। कितना किराया देते हैं वो आपको? आपको मतलब हो सकता है मालिक कोई और हो, मानो अब मालिक कोई और है, यही है ना वो घर, हाउस वन, हाँ यही है हाउस वन। कितना किराया मिल रहा है? 63, 63 एक्चुअल है। तो बताओ ना क्या करेंगे? 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस। ओके, 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस, विच एवर इज लेस इज वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है? 2,16,000। सर आप ये क्या कह रहे हो 10%? बेटे अमेंडमेंट आ रही है, आरएफए में मैक्सिमम लिमिट 15 की जगह 10% हो गया है। तो आप लोगों को याद हो गया कि नहीं हो गया? अब तक ना दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इसका 10% 21,600। भाई साहब अमेंडमेंट पे जरूर आएगा, आरएफए पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखना। तो ये 21,600 है, 363 विच एवर इज लेस, 21,600 टैक्सेबल हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अरे हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अमेंडमेंट आ गया तो ये आंसर भी गलत है भाई, फिर ये आंसर गलत है, ये तो आंसर गलत है। ये ओल्ड अमेंडमेंट, ओल्ड के हिसाब से आंसर दिया हुआ है, अभी न्यू आंसर निकालना पड़ेगा आपको। तो ये तो आ गया मेरा सैलरी इनकम, ये कितनी आ जाएगी? 2,16,000 प्लस 21,600, तो ये आ गया 237,600। और इसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो लोगे, तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस कर देते हैं। 237,600 माइनस 50,000, ये आ गया 187,600। डन। तो ये मेरी 187,600 आ गई सैलरी इनकम। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, 187,600। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा हाउस प्रॉपर्टी इनकम, दोनों प्रॉपर्टीज को रेंट ऐड कर दो बस, और क्या करना है आपको? दोनों ही लेट आउट प्रॉपर्टी है। म्युनिसिपल वैल्यू आपको पता ही है, म्युनिसिपल वैल्यू हाउस वन का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। ये थोड़ा सा आगे पीछे दिया हुआ है तो आप एक जगह लिख लो तो ज्यादा बढ़िया है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है? 61। फेयर रेंट कितना दिया है? 60। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है? स्टैंडर्ड रेंट मुझे दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा मतलब नॉट एप्लीकेबल, नहीं दिख रहा मतलब नॉट एप्लीकेबल। एक्चुअल रेंट कितना है? 63। विच एवर इज हायर? 61। विच एवर इज हायर? 63। क्योंकि जब लोअर वाला जो था वो किसके साथ होता था? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट ही नहीं है तो विच एवर इज हायर करेंगे, तो 61, 60, विच एवर इज हायर 63। तो मेरे को बताओ 63,000 हो गया जीएवी, है ना? जीएवी हो गया 63, तो इसका आंसर तो 63 हो गया जीएवी का। इसका बताओ हाउस टू का, हाउस टू का मैं यहां लिख देता हूं, एमबी, एफआर, एसआर और एआर। बताओ एमबी कितना? 180 नहीं 185। एफआर कितना? एफआर दिया है 182 और एसआर तो है नहीं। और एआर कितना? एआर है 184। विच एवर इज हायर? 185। विच एवर इज लेस, सॉरी विच एवर इज हायर अगेन 185। तो मेरा आंसर इसमें रहेगा 185। सो आंसर इज 185, यहां पर आएगा 185। ओके, तो लो जी मुझे बताओ, जीएवी निकाल दिया है। मैं क्वेश्चन नंबर कौन सी की बात कर रहा हूं? क्वेश्चन नंबर है 6 में जीएवी हाउस वन, हाउस टू कितना आ रहा है? हाउस वन हाउस टू का जीएवी कितना आ रहा है? ये आ रहा है हाउस वन का 63, हाउस टू का 185। 63 और 185, इसमें से माइनस करना है क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस। और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितना है? 14 और 40, 14,000 और यहां आएगा 40,000। यहां पर आ जाएगा एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू कितना आएगा? 51। ओहो, $65 माइनस 14, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड लिखा है ना 14, तो ये 14 माइनस कर देते हैं। 65 क्यों लिख दिया मैंने? 65 था 63 था? 63 था ना, सॉरी 63 गलत लिख दिया। ये आएगा 63 और यहां पे आना था 185। ओहो, ये चक्कर है यहां पर ना। 185, 63 माइनस 14 विच इज 49। एनुअल वैल्यू आ गया 49 और ये आ जाएगा 145
माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 49,000 का 30% इज 14,700 और इसका आएगा 145 का 30% 43,500। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया है क्या पूरी प्रॉपर्टी का? हाँ। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है बाय मॉर्गेजिंग हाउस 1 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 2। हाउस 2 के लिए हुआ, हाउस 1 के लिए हुआ? हाउस 2 के लिए हुआ, तो हाउस 2 के लिए इंटरेस्ट हो गया 18,000। यहां नहीं आएगा 18,000, तो मेरा आंसर आएगा 49,000 माइनस 14,700 विच इज 34,300 और यह आ जाएगा 145,000 माइनस 43,500 माइनस 18,000 83,500। अगर मैं टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम बताऊं तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गई 83,500 प्लस 34,300 विच इज 117,800। 117,800 मेरे को ऑलरेडी सैलरी इनकम दी हुई थी 117,800 की हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऐड कर दो और यहाँ पर और कोई इनकम तो इसकी दी नहीं हुई थी, तो बस सिंपली टोटल कर देंगे 187,600 प्लस 117,800 ये आ गया 3,05,400। ठीक है, आरएफए की अमेंडमेंट के बाद इसका आंसर चेंज हो गया 3,05,400। आपको चेक करना है, पहले 15% ऑफ सैलरी होता था, आप करके देख लो। इसका 15% ऑफ सैलरी के हिसाब से निकालोगे ना तो ये आएगा 2,16,000 का 15% 32,400। ठीक है, अब ये 32,400 करता तो मेरा क्या आता 216 प्लस 32,400 माइनस 50,000 तो ये होता 198,400। अब आप चेक कर सकते हो 198,400 होता इसकी जगह, तो क्या मेरा आंसर मैच कर रहा है जो मैंने गिवन है 198,400 प्लस 117,800। क्या ये आंसर वही आ रहा है 3,16,200? यस। इज दैट क्लियर एवरीवन?